फिल्म की शुरुआत एक जोरदार धमाके से होती है। जलती हुई तेज धूप में कुछ कैदी एक पत्थर की खदान में भारी भरकम चट्टानों को तोड़ने में लगे हैं। उन्हीं कैदियों के बीच हमारा हीरो जॉन रैम्बो भी है। वो पूरी ताकत से हथौड़ा चला रहा होता है। तभी एक गार्ड आकर उससे कहता है, हथौड़ा रोको, कोई तुमसे मिलने आया है। रैम्बो पहले स्पेशल फोर्सेस का एक जाबाज सैनिक था, लेकिन अब यहाँ दिन रात कड़ी मेहनत और मजदूरी करके वो अंदर से और भी सख्त और फौलादी बन चुका है। वो न चाहते हुए भी भारी मन से अपना हथौड़ा नीचे रखता है और गार्ड के पीछे पीछे चल देता है। जब वो जेल की कंटीली बाड़ के पास पहुंचता है तो वहां उसे एक पुराना जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, कर्नल ट्रॉटमैन। ये वही कर्नल ट्रॉटमैन हैं जिनकी कमान में रैम्बो ने वियतनाम की खतरनाक जंग लड़ी थी। बाद में उसने अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया और मौत की सजा से बच गया। कर्नल ट्रॉटमैन काफी समय से अपने इस सैनिक को जेल से बाहर निकालने का मौका ढूंढ रहे थे और आखिरकार वो मौका आ ही गया। वह गार्ड से उन्हें कुछ पल अकेले छोड़ने के लिए कहते हैं और रैम्बो को समझाते हैं कि सरकार को एक बार फिर उसकी मदद की जरूरत है। कर्नल ट्रॉटमैन कहते हैं, जॉन, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वियतनाम में अब भी कुछ अमेरिकी सैनिक अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें उसी कैंप में कैद करके रखा गया है जहां से तुम एक बार भागने में कामयाब रहे थे। उस जंगली इलाके को रैम्बो से बेहतर कोई नहीं जानता। सिर्फ वही इस मिशन को अंजाम दे सकता है। उसका काम दुश्मन के इलाके में छिपकर घुसना है और ये पक्का करना है कि क्या उनका कोई आदमी अब भी वहां जिंदा है। हमेशा की तरह रैम्बो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। उसने काफी पहले ही अमेरिकी आदर्शों और उनकी बातों पर भरोसा करना छोड़ दिया है और एक ऐसी जगह वापस जाना जहां उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया था, ऐसा काम है जिसे करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जेल में 5 साल की और कड़ी मजदूरी काटना भी उससे बेहतर नहीं है। ट्रॉटमैन जानते हैं कि रैम्बो असल में क्या चाहता है। अगर वह इस मिशन को पूरा कर लेता है और जिंदा वापस लौट आता है तो उसे कुछ समय के लिए सेना में वापस बहाल कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति की तरफ से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी। रैम्बो अपनी दोनों स्थितियों के बारे में सोचता है। वैसे भी अब उसकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं बचा है। उसकी पुरानी यूनिट खत्म हो चुकी है। न कोई दोस्त बचा है, न कोई परिवार। इतने टूट चुके इंसान के लिए आजादी के मायने ही क्या हैं? लेकिन उन कैदियों की मदद करना जो बिल्कुल उसी की तरह हैं और उस जंगल में बेसहारा छोड़ दिए गए हैं, शायद उसे जीने की एक वजह दे दे। रैम्बो मान जाता है। ट्रॉटमैन कहते हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम थाईलैंड में होगे, उस स्पेशल ऑप्स अधिकारी के साथ जो इस पूरे मिशन की देखरेख कर रहा है। जैसे ही ट्रॉटमैन जाने के लिए मुड़ते हैं, रैम्बो एक सवाल पूछकर उन्हें रोक लेता है। यह मिशन कोई मायने रखेगा या नहीं, यह पूरी तरह सिर्फ उसी पर निर्भर करता है। जल्द ही रैम्बो को हवाई जहाज से थाईलैंड में एक अमेरिकी बेस पर ले जाया जाता है। हेलीपैड पर उसका स्वागत एरिक्सन नाम का एक बहुत बोलने वाला बातूनी लर्डिडिडिच का करता है, जो कहता है कि रैम्बो के साथ काम करना उसके लिए सम्मान की बात है। वे दोनों अंदर जाते हैं और कर्नल ट्रॉटमैन और मार्शल मर्डॉक से मिलते हैं। मर्डॉक रैम्बो को ऊपर से नीचे तक देखता है। रैम्बो का रिकॉर्ड और उसके मेडल वाकई शानदार हैं, लेकिन क्या वो पुलिस वाले हादसे के बाद अब आदेशों का पालन कर पाएगा? थोड़ा भरोसा जीतने के लिए मर्डॉक कहता है कि उसने भी वियतनाम में अपनी सेवाएं दी थी। वह अपनी बटालियन का नंबर बताता है और कहता है कि उसने अपने कई अच्छे आदमियों को खोया है। खुफिया जानकारी के अनुसार लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक अभी भी लापता हैं। उनके परिवार सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि वे जिंदा हैं भी या नहीं। रैम्बो का मिशन बिल्कुल साफ है, दुश्मन के बेस में चुपके से घुसना और वहां बंद अमेरिकी युद्ध बंदियों के फोटो खींचकर सबूत जुटाना। उसे सख्त आदेश दिए जाते हैं कि वह किसी भी तरह की लड़ाई से बचे, सिर्फ तस्वीरें लेनी हैं। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से लड़ाई नहीं करनी है। राजनीति का माहौल अब बदल चुका है और किसी भी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है। अगर रैम्बो यह सबूत लाकर दे देता है तो कर्नल ट्रॉटमैन की टीम को उन कैदियों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन यह साफ है कि रैम्बो को हमारे आदमियों को वहीं पीछे छोड़ आने का यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वह खामोश रहता है, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग सुलगने लगी है। बाद में ट्रॉटमैन उसे मिशन की बारीकियां समझाते हैं। सबसे पहले रैम्बो को पैराशूट के जरिए उस इलाके में उतारा जाएगा। इस बार उसे आम दिनों से कहीं ज्यादा हथियार और उपकरण दिए गए हैं। कर्नल उसे सलाह देते हैं कि वह सचमुच इनका इस्तेमाल करे। चूंकि तुम वहां अकेले जा रहे हो, तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा इन उपकरणों पर भरोसा करना होगा। सिर्फ ताकत और चाकुओं की धार से काम नहीं चलेगा। रैम्बो को ऑन ऑपरेशंस कमांड सेंटर भी दिखाया जाता है, जो बेहतरीन और आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है और यह सब जमीन पर उसकी मदद के लिए तैयार किया गया है। उसे वहां कोबा नाम के
एक लोकल कॉन्टैक्ट से मिलना है। मर्डॉक पूरा भरोसा दिलाता है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन रैम्बो को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वह धीरे से बुदबुदाता है कि वियतनाम में सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी यह बात सुनकर मर्डॉक को पसीना आ जाता है और वह चुपके से ट्रॉटमैन को एक तरफ ले जाता है। कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि रैम्बो से बेहतर कोई और आदमी हो ही नहीं सकता। वह रैम्बो को वियतनाम युद्ध का सबसे बेहतरीन सैनिक बताते हैं, एक ऐसा आदमी जो अकेले ही पूरी सेना की ताकत के बराबर है। वह उस जंग को जीतने के जुनून में है जिसे बाकी सब हार चुके हैं, और अगर जरूरत पड़ ही तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान भी दे देगा। मिशन पर निकलने से पहले रैम्बो अपने भरोसेमंद चाकू की धार तेज करता है, अपनी राइफल लोड करता है और धमाका करने वाले तीरों को पैक करता है। ट्रॉटमैन उसे शुभकामनाएं देते हैं। रैम्बो के पास इस मिशन को पूरा करके वापस लौटने की जगह पर पहुंचने के लिए कुल 36 घंटे हैं। वहां से निकलने से ठीक पहले रैम्बो धीरे से ट्रॉटमैन को बताता है कि मर्डॉक ने झूठ बोला था। मर्डॉक ने जिस यूनिट में होने का दावा किया था उसने वियतनाम में बिल्कुल अलग इलाके में काम किया था। रैम्बो यह साफ कर देता है कि वह सिर्फ और सिर्फ कर्नल ट्रॉटमैन पर भरोसा करता है। किसी और के आदेशों का पालन करना उसकी उम्मीद कम ही थी। एरिक्सन हवाई जहाज को आसमान में उड़ढा ले जाता है। मर्डॉक और ट्रॉटमैन जमीन से उसे देखते रहते हैं। मर्डॉक धीरे से बड़बड़ाता है कि रैम्बो को शायद वहां कोई कैदी नहीं मिलेगा। असली मकसद जनता के गुस्से को शांत करना है, सैनिकों को बचाना नहीं। लेकिन रैम्बो उन्हें गलत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब कूदने का समय आता है तो रैम्बो रात के अंधेरे में पैराशूट लेकर कूद जाता है, लेकिन वो महंगे आधुनिक उपकरण तुरंत ही उसका साथ छोड़ डाच देते हैं। उसका पैराशूट अटक जाता है और वह जहाज के पीछे घिसटने लगता है। वह महज कुछ ही सेकंड में जहाज के इंजन की चपेट में आने वाला होता है। ये देखकर मर्डॉक घबरा जाता है और मिशन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रैम्बो अपने चाकू से खुद को काट कर आजाद कर लेता है, जिससे उसका भारी भरकम सामान का बैग नीचे जंगल में गिर जाता है। उसके लगभग सारे हथियार और उपकरण खो जाते हैं। इसके बावजूद वह खुद को अलग करने में कामयाब रहता है और अंधेरे में नीचे गिर जाता है, जहां अब उसका कोई सुराग नहीं है। बेस पर मर्डॉक कहता है, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, और वह रैम्बो को वापस लाने वाले रेस्क्यू मिशन को रद्द करने पर एडडीएच जाता है। लेकिन ट्रॉटमैन उसे समझा बुझाकर पुरानी योजना पर टिके रहने और तय की गई जगह पर रैम्बो का इंतजार करने के लिए राजी कर लेते हैं। इसी बीच रैम्बो जमीन पर उतरता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसके पास सामान बहुत कम है, लेकिन उसका हौसला और इरादा पक्का है। अब सिर्फ अपने चाकुओं, एक धनुष और कुछ तीरों के सहारे वह दुश्मन के इलाके में और गहराई से कदम बढ़ाता है। रैम्बो जंगल के रास्ते तेजी से आगे बढ़ता है, पेड़ों की डालियों के नीचे से रेंगते हुए, सांपों से बचते हुए और अपने दिशा सूचक का पीछा करते हुए वह तय की गई मिलने की जगह पर पहुंचता है, और वहां उसे वियतनामी टोपी पहने एक इंसान की परछाई दिखती है। कोई खतरा न मोल लेते हुए वह चुपके से पीछे से आता है और उस इंसान को बंधक बना लेता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह एक महिला है। वही कोबा है, वही स्थानीय एजेंट जिससे रैम्बो को मिलने के लिए कहा गया था। वह उसे नदी के पास ले जाती है और बताती है कि वह युद्धबंदी कैंप काफी लंबे समय से खाली पड़ी डीडीचा है। उसकी जंगल की यह बेहद थका देने वाली यात्रा पूरी तरह बेकार साबित हुई थी। फिर भी उनके पास एक और आखिरी रास्ता बचा था। वे समुद्री डाकुओं के एक ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो उन्हें सेना के गश्ती दलों से छिपकर निकलने में मदद कर सकते हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण है, लेकिन पैसों का लेन देन बिना किसी गड्ढी के आसानी से हो जाता है। जल्द ही वे एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। रैम्बो पूछता है कि ये डाकू सेना के गश्ती दलों से कैसे निपटते हैं। अगर सेना की नावें आ गईं तो क्या करेंगे? इसके जवाब में डाकुओं का लीडर मुस्कुराते हुए एक रशियन रॉकेट लॉन्चर दिखाता है। इस सफर के दौरान कोबा के मन में रैम्बो के अतीत को जानने की उत्सुकता जागती है। वह पूछती है कि आखिर वह वियतनाम वापस क्यों आया। रैम्बो ज्यादा कुछ नहीं कहता, वह बस इतना बताता है कि अमेरिका लौटने के बाद उसे एहसास हुआ कि जंग कभी असल में खत्म ही नहीं हुई। अपने ही देश में एक अलग तरह की लड़ाई लड़नी पद्धति है। वह कहता है कि कम से कम जंग के मैदान में उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह आजाद उड़्डयच रहा हो। कोबा बताती है कि उसने अपने दिवंगत पिता की जगह लेने के लिए खुफिया एजेंसी ज्वाइन की थी। वह मौत से भरी इस दुनिया में जी कर थक चुकी है और अमेरिका जाने का सपना देखती है जहां जिंदगी शांत हो। उसे इस बात पर हैरानी होती है कि रैम्बो बार बार खुद इस खतरे भरी जिंदगी को क्यों चुनता है। वह सीधे और साफ शब्दों में कहता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर वह किसी ऐसी पार्टी में न जाए जहां उसे बुलाया गया हो तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। कोबा अपने गले के हार में बंधे एक लकी चार्म तावीज
बैंक्स को कसकर पकड़ दच लेती है। रैम्बो उसे अपना लकी चार्म दिखाता है, उसका लड़ाकू चाकू। इसी बीच ट्रॉटमैन रेस्क्यू साइट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि रैम्बो वहां पहुंच जाएगा। मर्डॉक उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे उन सैनिकों की किस्मत की कोई परवाह नहीं है। लेकिन ट्रॉटमैन RDH जाते हैं और आखिरकार आगे बढ़ने की मंजूरी ले ही लेते हैं। रात होने के बाद रैम्बो और कोबा कैंप के पास पहुंचते हैं। सब कुछ शांत और सुनसान दिखाई दे रहा है। वे बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक महिला वहां आ रही है जो साफ तौर पर गार्ड से मिलने आई कोई मेहमान है। रैम्बो अपना धनुष तैयार करता है कैंप के अंदर चुपके से घुसने के लिए। कोबा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम अंदर नहीं जा रहे, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ तस्वीरें लेनी थी। लेकिन रैम्बो को आदेशों की कोई परवाह नहीं है। वह कंटीले तारों की बाड़ को काटता है और झोपड़ियों के अंधेरे में छिप जाता है। कैंप खाली लग रहा है लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है। वह एक छोटे से झरने को पार करता है और उसे एक इमारत से किसी के कराहने की हल्की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाने पर उसे एक गंदे और बदबूदार कमरे में अमेरिकी युद्धबंदी ठुंसे हुए मिलते हैं जो बीमार हैं और भूख से तड़प रहे हैं। फर्श पर चूहे रेंग रहे हैं। बाहर रैम्बो को बैंक्स नाम का एक अमेरिकी सैनिक पेड़ों से एक पुतले की तरह बंधा हुआ मिलता है और वह उसे आजाद कराता है। वे चुपके से एक पुल पर तैनात गार्ड्स के पास से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक वियतनामी सैनिक सीधे उनके सामने आ जाता है। रैम्बो बिना कोई आवाज किए अपने फेंकने वाले चाकू से उसे वहीं ढेर कर देता है। तभी दूसरा गार्ड टॉर्च की रोशनी चमकाता है, लेकिन रैम्बो एक तीर चलाकर उसे भी नीचे गिरा देता है। कोबा भी बस पकड़े जाने वाली ही होती है, लेकिन उसे पकड़ देने वाले सैनिक को मदद के लिए चिल्लाने तक का मौका नहीं मिलता। रैम्बो के धनुष से एक और गार्ड नीचे गिरता है। अब तीनों मिलकर वहां से भाग निकलते हैं और रैम्बो बाकी बचे कैदियों से वादा करता है कि वह उन्हें बचाने के लिए वापस जरूर आएगा। अगली सुबह वियतनामी सैनिकों को लाशें मिलती हैं और वे भागे हुए कैदियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बैंक्स आगे चलने के लिए बहुत कमजोर हो चुका है, इसीलिए वे आराम करने के लिए रुकते हैं। वह रैम्बो से कहता है कि वह बिल्कुल सही समय पर आया है। कैदियों को लगातार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और उनसे कड़ी मजदूरी कराई जाती है। लेकिन जब रैम्बो उसे बताता है कि जंग आधिकारिक तौर पर खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं, तो बैंक्स हैरान रह जाता है। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इतना लंबा समय बीत चुका है। वे नदी पर पहुंचते हैं और समुद्री डाकुओं की नाव पर सवार हो जाते हैं। अब उस जगह तक पहुंचने में सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता बचा है, जहां ट्रॉटमैन और एरिक्सन पहले से ही आ रहे हैं। लेकिन वियतनामी सेना उनके एक रेडियो सिग्नल को पकड़ DDH लेती है और उन्हें रोकने के लिए एक लड़ाकू नाव रवाना कर देती है। जैसे ही वह लड़ाकू नाव पानी में दिखाई देती है, समुद्री डाकू उन्हें धोखा दे देते हैं। वे इनाम के लालच में उन्हें सेना के हवाले करने की योजना बनाते हैं और रैम्बो के हथियार छीन लेते हैं। लेकिन रैम्बो पलक झपकते ही कार्रवाई करता है। अपने छिपे हुए छोटे खंजरों का इस्तेमाल करके वह उस डाकू को मार डालता है, उसकी राइफल छीनता है और बाकी गद्दारों का भी सफाया कर देता है। तभी सामने से आ रही सेना की लड़ाकू नाव से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और रैम्बो बाकी लोगों को तुरंत नाव से नीचे पानी में कूदने का आदेश देता है। गोलियों से बचते हुए रैम्बो डेक पर गिरता है और मौत के मुंह से बाल बाल बचता है। इसके बाद वह रशियन रॉकेट लॉन्चर उठाता है और उससे ऐसा निशाना साधता है कि सामने वाली नाव धमाके के साथ आग के शोलों में बदल जाती है। आग की लपटों में घिरे होने के बावजूद वह लड़ाकू नाव तेजी से उनकी तरफ बढ़ती आ रही है और ऐसा लगता है कि वह सीधे इनसे टकरा जाएगी। इसी बीच बचा हुआ एक आखिरी डाकू पीछे से रैम्बो का गला दबोच लेता है और उसे डेक पर पटक देता है। रैम्बो किसी तरह अपने लड़ाकू चाकू की मदद से खुद को आजाद कराता है और नावों की टक्कर होने से ठीक कुछ सेकंड पहले पानी में छलांग लगा देता है। वह किनारे पर बाकी लोगों से दोबारा मिलता है और वे सब जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। जैसे ही वे रेस्क्यू वाली जगह के पास पहुंचते हैं, रैम्बो कोबा से अलविदा कहने के लिए एक पल रुकता है। कोबा उससे गुजारिश करती है कि वह खुद को बेकार या फालतू न समझे, लेकिन उनका यह अलविदा अधूरा ही रह जाता है क्योंकि तभी धान के एक खेत में दुश्मन उन्हें देख लेता है। तभी मोर्टार के गोले आसमान से बरसने लगते हैं और रैम्बो कमजोर पड़ी DDH चुके बैंक्स को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। ऊपर DDH रहे हेलीकॉप्टर से ट्रॉटमैन और एरिक्सन आखिरकार उन्हें देख लेते हैं। रैम्बो अपनी पूरी ताकत लगाकर बैंक्स को आगे खींचते हुए मदद के लिए हाथ हिलाता है। इधर कमांड सेंटर में मर्डॉक को खबर मिलती है कि रैम्बो को एक जिंदा युद्धबंदी मिल गया है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखने लगता है। वह तुरंत पूरे कमरे को खाली करवाता है,
दरवाजे बंद करता है और एरिक्सन को आदेश देता है कि मिशन को यहीं रोककर हेलीकॉप्टर को तुरंत बेस पर वापस लाया जाए। ट्रॉटमैन इसका काईडीडीएचा विरोध करते हैं, लेकिन वहां मौजूद सैनिक उन्हें काबू में रखने के लिए उन पर बंदूकें तान देते हैं। ट्रॉटमैन बेबस होकर सिर्फ देखते रह जाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां से मुद्दता है और आसमान में ओझल हो जाता है। जमीन पर रैम्बो सामने से आते सैनिकों का मुकाबला कर रहा है। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब वह हेलीकॉप्टर को उन्हें वहीं पीछे छोड़कर जाते हुए देखता है। चारों तरफ से घिरे होने और हथियार कम पड़ जाने के कारण रैम्बो और बैंक्स को पकड़ लिया जाता है। कोबा जंगल में छिपे छिपे बद्दे खौफ से अपने साथियों को बंदी बनते हुए देखती है। वहाँ बेस पर ट्रॉटमैन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मर्डॉक को गद्दार बुलाते हैं और चिल्लाते हैं, ये सब एक झूठ था, है ना? इस पूरी बकवास जंग की तरह यह सब एक झूठ था। लेकिन मर्डॉक के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। वह कहता है कि कर्नल को यह बात पहले से समझनी चाहिए थी, इसलिए वह भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मर्डॉक किसी भी बात से इनकार नहीं करता। यह पूरा मिशन शुरुआत से ही महज एक दिखावा, धोखा था। सरकार के लिए कुछ 100 कैदियों की जान बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी देश की जनता के गुस्से और अशांति को शांत करना था। रैम्बो को कभी कोई सबूत लेकर वापस लौटना ही नहीं था। उसका यह मिशन खाली हाथ खत्म होने के लिए तय किया गया था, लेकिन उसने आदेशों का उल्लंघन किया और अब वह इसकी कीमत चुका रहा है। यहाँ तक कि किसी को उसकी कमी महसूस भी नहीं होगी। ट्रॉटमैन को अब असली सच समझ आता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल है। वियतनाम ने उन अमेरिकी युद्ध बंदियों को इसलिए आजाद नहीं किया था क्योंकि अमेरिका ने जंग के हर जाने के पैसे देने से मना कर दिया था। मर्डॉक कर्नल को चेतावनी देता है कि वह अपने आत्मसम्मान को भूल जाएं और इसके अंजाम के बारे में सोचें। अगर वियतनाम को वो पैसे मिल जाते तो वे उन पैसों का इस्तेमाल अमेरिका के साथी देशों के खिलाफ लड्डे डीचने में करते, और अगर उन युद्ध बंदियों के चेहरे टीवी न्यूज पर आ जाते तो इससे एक और नई जंग छिड़ सकती थी। ट्रॉटमैन मर्डॉक को कमीना कहते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। मर्डॉक उन्हें सलाह देता है कि वह इस पूरे मिशन को भूल जाएं, और अगर उन्होंने इसमें दखल देने की कोशिश की तो यह उनकी एक बहुत बड़ी भूल होगी। कर्नल बेहद शांति से जवाब देते हैं कि सबसे बड़ी भूल तो पहले ही की जा। जब मर्डॉक पूछता है कि वह भूल क्या है तो ट्रॉटमैन बस इतना कहते हैं, रैम्बो। इसी बीच रैम्बो को बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। उसे गंदगी और कीचड़ डीएच से भरे एक गड्ढे में गर्दन तक दफना दिया गया है। उसका पूरा शरीर झोंकों से ढका हुआ है और उसके हाथ लोहे की हथकड़ियों से जकड़े हुए हैं। बैंक्स को बाकी कैदियों के साथ एक पिंजरे में डाल दिया गया है। जल्द ही कैंप में एक रूसी हेलीकॉप्टर उतरता है जिससे लेफ्टिनेंट कर्नल पोडोव्स्की बाहर आता है। वह आदेश देता है कि रैम्बो को साफ किया जाए और पूछताछ के लिए अंदर लाया जाए। इतनी असहनीय तकलीफ के बावजूद रैम्बो पूरी तरह खामोश रहता है। पोडोव्स्की वहां सार्जेंट यूसिन से रैम्बो का परिचय कराता है और फिर रैम्बो के ही लड़ाकू चाकू को दहकते हुए कोयलों में डाल देता है। अच्छा बनने का नाटक करते हुए पोडोव्स्की रैम्बो से प्यार से कहता है कि वह अपने सीनियर अधिकारियों से संपर्क करे और उन्हें एक चेतावनी भरा संदेश भेजे। अगर अमेरिका ने दोबारा जासूसी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रैम्बो उसके चेहरे पर थूकते हुए इस प्रस्ताव को सीधे ठुकरा देता है। तभी सार्जेंट यूसिन कमान संभालता है। वे रैम्बो को तोड़ देने के लिए उसे बिजली के जोरदार झटके देते हैं। इसके बावजूद वह मुंह खोलने से साफ इनकार कर देता है। पोडोव्स्की बीच में पकड़े गए कुछ रेडियो संदेशों को तेज आवाज में पढ़कर सुनाता है, ड्रैगन फ्लाई वुल्फ डेड। मर्डॉक ने इस मिशन को रद्द करने का आदेश दे दिया था और रैम्बो को मरने के लिए छोड़ दिया था। बिजली का एक और तगड़ा झटका दिया जाता है, लेकिन रैम्बो फिर भी खामोश रहता है। इसी बीच कोबा गार्ड्स का मनोरंजन करने वाली लड़की का भेष बदलकर कैंप में चुपके से घुस जाती है। उसे एक झोपड़ी में ले जाया जाता है जहां वह पलक झपकते ही उस सैनिक को मौत के घाट उतार देती है और उसका हथियार छीन लेती है। उधर पूछताछ वाले कमरे में पोडोव्स्की रैम्बो पर दबाव बनाने के लिए बैंक्स को अंदर लेकर आता है। यूसिन उस लाल सुलगते हुए गर्म चाकू से रैम्बो के चेहरे पर दाग देता है और फिर वही तपती हुई धार बैंक्स की आंख के पास ले जाकर उसे डराता है। लेकिन बैंक्स चीख कर रैम्बो से कहता है कि वह उनकी बात बिल्कुल न माने। तभी रैम्बो टूट जाता है। वह उनकी बात मानने और सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। वे रैम्बो को रेडियो के सामने बैठा देते हैं। वह अंग्रेजी में बोलना शुरू करता है जिससे ऐसा लगता है कि उसने सरेंडर कर दिया है। लेकिन बाहर कोबा उसकी आवाज सुन लेती है और झोपड़ी की तरफ तेजी से बढ़ती है। उधर अमेरिकी बेस पर मर्डॉक और ट्रॉटमैन को स्पीकर से रैम्बो की गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। वे उससे उसका स्टेटस पूछते हैं। रैम्बो बस इतना जवाब देता है, मर्डॉक को लाइन पर लाओ, और बस इसके बाद तबाही मच जाती है। रैम्बो माइक्रोफोन स्टैंड उठाता है और हमला कर देता है। नीचे से कोबा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है जिससे फर्श के तख्ते गोलियों से छलनी हो जाते हैं। रैम्बो उसी टॉर्चर करने वाली मशीन से यूसिन को बिजली का तगड़ा झटका देता है और दीवार तोड़कर बाहर निकलते हुए अपना चाकू वापस छीन लेता है। वे दोनों मिलकर वहां से भागते हैं। सामने आने
आने वाले दुश्मनों को गोलियों से भूनते हुए बाढ़ की तरफ बढ़ते हैं। रैम्बो कंटीले तारों को पार करने में कोबा की मदद करता है और दोनों जंगल में ओझल हो जाते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर और ट्रक रवाना किए जाते हैं, लेकिन रैम्बो के लिए शिकार बनना कोई नई बात नहीं है। घने जंगलों के बीच से कोबा को ले जाते हुए वह एक बार फिर साबित कर देता है कि जंगल में जॉन रैम्बो की तरह छिपना और भागना किसी और के बस की बात नहीं है। अगली सुबह कोबा रैम्बो के जख्मों पर पट्टी बांधने में उसकी मदद करती है। रैम्बो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वह इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि कोबा उसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर नहीं गई। अब रैम्बो सीमा पार करके थाईलैंड जाने और आखिरकार अपने घर लौटने की योजना बनाता है। कोबा उससे गुजारिश करती है कि वह उसे भी अपने साथ अमेरिका ले चले और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते वे सीधे दुश्मन के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। पेड़ों के बीच से गोलियों की बौछार होने लगती है और कोबा को गोली लग जाती है। रैम्बो गुस्से में अंधा होकर हमलावरों को गोलियों से भून डालता है, लेकिन उनमें से एक भागने में कामयाब रहता है। वह कोबा को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। उधर अमेरिकी बेस पर ट्रॉटमैन एक बार फिर रेस्क्यू मिशन भेजने की मांग करते हैं। जब मर्डॉक मना कर देता है तो कर्नल उसे दरकिनार कर सीधे ऊपर बात करने की धमकी देते हैं। जवाब में मर्डॉक ट्रॉटमैन को ही गिरफ्तार करवा देता है। इसी बीच जंगल में रैम्बो कोबा के उस लॉकेट को अपने गले में बांध लेता है और उसे पेड़ों के नीचे दफना देता है। अब वह यहाँ सिर्फ कैदियों को आजाद कराने नहीं आया है, अब यह उसकी व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है। वियतनामी और सोवियत सैनिक लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन रैम्बो अब एक परछाई बन चुका है। वह पानी के अंदर घनी झाड़ियों में छिप जाता है और यहाँ तक कि सैनिकों पर एक एक करके हमला करने के लिए खुद को कीचड़ से पूरी तरह ढक लेता है। सिर्फ अपने चाकू और धनुष के दम पर वह एक खामोश शिकारी बन जाता है। वह दुश्मनों को अपने जाल में फंसाता है, ईंधनों से खेतों में आग लगा देता है और धमाका करने वाले तीरों से पूरी की पूरी टुकड़ियों का सफाया कर देता है। एक एक करके दुश्मन ढेर होने लगते हैं। आखिरकार वह उस आदमी को ढूंढ निकालता है जिसने कोबा को मारा था। बस एक ही तीर काफी था और वह शरीर प्रतिशोध की आग के एक बड़े धमाके के साथ हवा में उड़ जाता है। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। यूसिन वापस आ चुका है। वह एक बम गिराता है, लेकिन रैम्बो झील में गोता लगा देता है। सोवियत सैनिक उसे गोलियों से भूनने के लिए हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे लाते हैं। अचानक रैम्बो पानी से बाहर निकलता है और उछलकर हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। कॉकपिट के अंदर उसकी यूसिन के साथ आमने सामने की खूनी भिड़ंत होती है। हेलीकॉप्टर हवा में हिचकोले खाने लगता है। यूसिन रैम्बो का गला दबोच लेता है, लेकिन पासा पलट जाता है। रैम्बो उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है और फिर पायलट को भी बाहर निकाल देता है। अब हेलीकॉप्टर का पूरा कंट्रोल रैम्बो के हाथ में है और वह उसे सीधे उस युद्धबंदी कैंप की तरफ मोड़ देता है। वह आसमान से बम और गोलियों की बारिश कर देता है, जिससे कैंप की झोपड़ियां और सारे उपकरण तबाह हो जाते हैं। जमीन पर उतरते ही वह बचे हुए गार्ड्स को पैदल ही खदेड़ कर ढेर कर देता है और सभी युद्धबंदियों को आजाद कराता है। इस बीच एक अमेरिकी सैनिक को गोली लग जाती है, लेकिन रैम्बो फुर्ती से आखिरी सोवियत सैनिक का काम तमाम करता है और बचे हुए सभी अमेरिकियों को लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ान भर लेता है। लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्नल पोडोव्स्की एक भारी हथियारों से लैस लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उनका पीछा शुरू कर देता है। वह अपनी पूरी ताकत से रैम्बो पर हमला करता है। रैम्बो सूझबूझ से बचता है ताकि पास के किसी गांव में क्रैश होने से बचा जा सके। तभी एक सीधा हमला रैम्बो के हेलीकॉप्टर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे उसका उड़ना मुश्किल हो जाता है। रैम्बो किसी तरह उसे नदी के उथले पानी में लैंड कराने में कामयाब रहता है। पोडोव्स्की धीरे धीरे उसके करीब आता है और देखता है कि रैम्बो कंट्रोल पैनल पर बेदम होकर झुका हुआ है। ये सोचकर कि खेल खत्म हो चुका है, वह आखिरी घातक शॉट दागने की तैयारी करता है। तभी अचानक रैम्बो फुर्ती से उठता है और सीधे रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगा देता है। दुश्मन का हेलीकॉप्टर आग के एक भयंकर गोले में बदल जाता है और उसका मलबा पूरे जंगल में बिखर जाता है। रैम्बो अपने क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को किसी तरह हवा में बनाए रखने की जद्दोजहद करता है और उसे वापस बेस की तरफ मोड़ देता है। वह मदद के लिए रेडियो पर संदेश भेजता है, लोन वुल्फ कॉलिंग वुल्फ डैन, ओवर। जैसे ही उसकी आवाज स्पीकर से गूंजती है, मर्डॉक घबरा जाता है और कमांड सेंटर से भाग निकलता है। अब ट्रॉटमैन कमान संभालते हैं और अपने आदमियों को घायल सैनिकों के इलाज की तैयारी करने का आदेश देते हैं। रैम्बो का हेलीकॉप्टर जोरदार झटके के साथ लेकिन सुरक्षित लैंड कर जाता है। बिना एक पल की सांस ली वह हेलीकॉप्टर से M60 मशीन गन उठाता है और एरिक्सन के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं होता। ट्रॉटमैन उसे जाते हुए देखते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। ऑपरेशंस रूम के अंदर घुसते ही रैम्बो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियां वहां रखी महंगी कंप्यूटर्स और विशाल कंट्रोल पैनल्स को चीरती हुई निकल जाती हैं। चारों तरफ चिंगारियां उठने लगती हैं और उस पूरे मिशन का मुख्य केंद्र मलबे में तब्दील हो जाता है। इसके बाद
रैम्बो लात मारकर मर्डॉक के ऑफिस का दरवाजा खोलता है। मर्डॉक घबरा कर बहाने बनाने लगता है और दावा करता है कि वह तो बस ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रहा था, लेकिन रैम्बो उसे दीवार से सटाकर दबोच लेता है और अपना चाकू उठा लेता है। उसका हाथ कांप रहा है, डर से नहीं बल्कि खुद को रोकने की कोशिश में। इस आदमी को जान से मारना उस पल सही लग सकता था, लेकिन इससे सिस्टम की खराबी ठीक नहीं होने वाली थी। रैम्बो मर्डॉक की आंखों में आंखें डालकर गुर्राते हुए कहता है कि अभी भी कई अमेरिकी सैनिक विदेशी पिंजरों में सड़ रहे हैं। उसे कोई माफी नहीं चाहिए बल्कि कार्रवाई चाहिए। वह मर्डॉक को चेतावनी देता है कि इससे पहले कि बाकी कैदियों के लिए बहुत देर हो जाए, वह कुछ करे। बाहर डॉक्टर्स बचाए गए युद्ध बंदियों का इलाज कर रहे हैं। ट्रॉटमैन रैम्बो से मिलते हैं और पूछते हैं कि अब आगे का क्या इरादा है। वह कहते हैं कि अमेरिका लौटने पर सरकार शायद उसे एक और मेडल देगी, लेकिन रैम्बो साफ कह देता है कि वो मेडल उसके लिए नहीं है, वे उन बहादुर सैनिकों के हैं जिन्हें उसने बचाया है। वह वापस अमेरिका नहीं जा रहा है, वह एशिया में ही रुकने और खुद को नए सिरे से तलाशने की योजना बनाता है। ट्रॉटमैन उससे घर वापस चलने की गुजारिश करते हैं, लेकिन रैम्बो बस सामने देखता रहता है। वहाँ अब उसके लिए कुछ नहीं बचा था। जब वियतनाम में उसके साथी सैनिक भाई मारे गए तो उसके अंदर का भी एक हिस्सा हमेशा के लिए मर गया। कर्नल पूछते हैं कि जो कुछ भी हुआ क्या रैम्बो उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता है, लेकिन रैम्बो ना में सिर हिला देता है। वह आज भी पलक झपकते ही अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता है। वह कहता है कि उसने हमेशा सिर्फ वही चाहा जो हर सैनिक चाहता है, सम्मान, अपनापन और यह एहसास कि उनका बलिदान बेकार नहीं गया। लेकिन ऐसा प्यार हमेशा एक तरफा होता है और यह बहुत दर्द देता है। जैसे ही रैम्बो वहां से जाने लगता है, ट्रॉटमैन उसे पीछे से आवाज देते हैं और पूछते हैं कि अब वह आगे की जिंदगी कैसे जिएगा। रैम्बो पीछे मुड़कर देखता तक नहीं।